नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संध्या अनमोल और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन एवं शुष्क कृषि की। कृषि ग्लोबल वार्मिंग का असर हमारी जीवन शैली पर आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रकृति में बदलाव आ रहा है। कहीं भारी वर्षा है तो कहीं सूखा, कहीं लू है तो कहीं ठंड, कहीं बर्फ की चट्टानें टूट रही हैं तो कहीं समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है। मनुष्य के साथ साथ पक्षी भी इस प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जलवायु में हो रहे परिवर्तन का भारतीय मॉनसून पर कैसा असर पड़ेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल सका। जलवायु विशेषज्ञों की समान धारणा है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापमान बढ़ने के कारण पर्यावरण में नमी की मात्रा बढ़ने से देश में कुल सालाना बारिश का आंकड़ा बढ़ सकता है। इससे ये लग सकता है कि बारिश की मात्रा बढ़ने से सकारात्मक असर हो सकता है। इन सभी बदलावों का असर कृषि क्षेत्र पर पड़ना लाजमी है। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश लाल जी। डॉक्टर लाल प्रकाश जी, हमारे कार्यक्रम बातें खेती के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। डॉक्टर लाल जी, हमने जो आज विषय रखा है जलवायु परिवर्तन एवं शुष्क कृषि, जिस प्रकार से लगातार मौसम बदलता जा रहा है, हमारा जो जलवायु परिवर्तन है वो लगातार बहुत यहाँ पर बदलाव उसमें देखने को मिल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सर्वप्रथम दो चीज़ों पर ध्यान देनी होगी। हम जब कृषि की बात करते हैं तो कृषि में जलवायु का बहुत अहम भूमिका है। बहुत अहम भूमिका है। जो कि देखिए, इस शुरू करते हैं तो हमारे देश की खेती, स्वयं भारतवर्ष की बात कर लें तो यहाँ पर की खेती जो है दो तरह की है। एक तो सिंचित खेती है, दूसरी असिंचित खेती है, जिसकी आप शुष्क कृषि की बात करते हैं। तो हमारे देश का अभी भी 60% से कहीं ज़्यादा क्षेत्र ऐसे हैं जो वर्षा आधारित खेती पर है। तो वर्षा का होना और कितना होना, उसकी मात्रा के ऊपर जो है निर्भर करता है, बहुत कुछ निर्भर करता है। वहाँ की फसलों की पैदावार, किन फसलों को लगाएं और किन फसलों की कौन सी प्रजाति में लगाएं, ये सारे चीज़ें वहीं से शुरू होती है। तो सबसे प्रथम बात आती है कि वर्षा की मात्रा। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, लगातार हमारी जो खेत है, जो इसकी भूमि है, इसका जो संरचना है, वह भी लगातार किसान जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देता जा रहा है, उससे भी इसकी जो गुणवत्ता है हमारी भूमि की, जो जितनी पैदावार देने की क्षमता, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो रही है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, उससे बताया मैंने कि सबसे बड़ा मुख्य कारण पानी की मात्रा सीधे सीधे उससे प्रभावित हो रही है। दूसरा है टेम्परेचर, जिसको हम कहते हैं तापक्रम। हमारे किसान भाई जानते हैं, तापक्रम में भी एक बहुत बड़ा जो है बदलाव दिखाई दे रहा है। और मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड का यदि तापक्रम में बदलाव आता है तो जो फसल है प्रति वर्ष 3 से लेकर के 7% तक उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, कम उपज होती है। जून से यदि तीसरे सप्ताह में हमें वर्षा मिल जाती है तो आप पाएंगे कि हर फसल को हम सामान्य रूप से उसके सही समय से हम बुआई कर लेते हैं। तो बुआई जब समय से कर लेते हैं तो उसको जितने फसल की अवधि है उतने दिन तक वो बिल्कुल पक करके उससे तैयार हो जाती है, किसी तरह का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि वर्षा जो समय से है, जिसको हम अंग्रेजी में ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं, समय से यदि वर्षा आया तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कितने दिन नहीं आया तो वर्षा कहीं 1 सप्ताह के लिए देर हो गई, तो 2 सप्ताह के लिए देर होगी, 3 सप्ताह के लिए देर हुई, कभी कभी 4-4 1-1 महीने वर्षा डिले हो जाता है। तो उस तरह से वैज्ञानिकों का यह कहना है, किसान यदि धान लगाता है तो काफी किसान हमारे इस पूर्वी उत्तर भारत में देख लीजिए, तो पूर्वी उत्तर भारत में आप देखेंगे तो धान की एक प्रमुख फसल होती है। बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि गेहूं जो है सामान्यतः रबी में लगाई जाती है, उसी तरह से खरीफ में हमारे यहाँ धान बहुत ही एक प्रमुख फसल है। तो उसका जो है, और धान की 2 तरह से खेती होती है। एक तो होती है जो कि बिल्कुल छिड़क देते हैं, वो जो ऊंची जमीन होती है, इसको ऊंची जमीन में खेती जो है धान की सीधी बुआई करते हैं और कभी कभी छिड़क करके बुआई करते हैं।
और दूसरी होती है यदि निचली भूमि है जहाँ पानी का साधन है, वहाँ हम रोपाई करते हैं। बिल्कुल, यानी कि आम तौर पर रोपाई करके ही धान की फसल को उगाया जाता है। आम तौर पर रोपाई करके ही धान की खेती करते हैं, लेकिन पानी का मात्रा यदि कम है और जमीन ऊंची है तो यदि ऊंची जमीन है तो वहाँ हम पानी को इकट्ठा नहीं कर सकते और वर्षा भी नहीं अच्छी हुई है। बिल्कुल। तो ये सभी चीज निर्भर करता है कि वर्षा के मात्रा पर जी और जमीन कैसी है जी। तो इसके अनुसार जो है धान को दो भागों में हम खेती मान के करते हैं। बिल्कुल। ऊपरी जो जमीन सतह की जमीनें हैं वहाँ पर जो है धान की अलग हम प्रजातियों का चयन करने के हिसाब से करते हैं। वहाँ पर देखेंगे कि हमें जो भी वर्षा का पानी मिल जाए, क्योंकि वर्षा आधारित खेती यहाँ करेंगे हम। बिल्कुल। तो वहाँ पर यदि 3 महीने जैसा माना जाता है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, बिल्कुल, तीसरे सप्ताह तक हमको वर्षा मिलती है। तो कुल मिला के 90 दिन तक हमको वर्षा मिलता है जी। तो हमें किसान भाइयों से करना चाहिए कि ऐसे फसलों का खरीफ में के मौसम में चुनाव करें जो 90 से लेके 110 दिन तक के अंदर वो पक करके तैयार हो जाए। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आपसे शुष्क मौसम में और कौन सी प्रजातियों का चयन कर जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा उत्पादकता कर सकते हैं, हम इससे जुड़ी और बहुत सारी जानकारियां आपसे लेंगे। लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप किसान भाई कहीं भी मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए हमारे कार्यक्रम बातें खेती की। जो किसान है उनको कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करना चाहिए अगर वो किसी भी खेती या किसी भी क्रॉप को करना चाहते हैं, तो जो प्रजातियों का चयन है उनका किस प्रकार से वो चयन करें? मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ वो अपने यहाँ देखें कि वर्षा कितने दिन हमें प्राप्त होती है। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है। दूसरी बात को ये ध्यान देंगे कि जो वर्षा हमें जून से लेकर के सितंबर मास में मिलती है, ब्रेक के बाद हमारे इस कार्यक्रम बातें खेती की में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जयप्रकाश जी से जानते हैं कि किस प्रकार से कम बरसात में भी अच्छी प्रजातियों का चयन करके जो किसान है वो ज़्यादा उत्पादकता कमा सकते हैं। डॉक्टर लाल जी, जिस प्रकार से ब्रेक पे जाने से पहले आप प्रजातियों के चयन के बारे में बता रहे थे, अगर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मौसम लगातार बदलता जा रहा है, जलवायु लगातार परिवर्तित हो रही है, इन सभी के मद्देनज़र जो किसान हैं उनको कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करना चाहिए अगर वो किसी भी खेती या किसी भी क्रॉप को करना चाहते हैं, तो जो प्रजातियों का चयन है उनका किस प्रकार से वो चयन करें? मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ वो अपने यहाँ देखें कि वर्षा कितने दिन हमें प्राप्त होती है। ये बिल्कुल ध्यान देने की बात है। दूसरी बात को ये ध्यान देंगे कि जो वर्षा हमें जून से लेकर के सितंबर मास में मिलती है, क्या वो लगातार करीब बराबर मात्रा में हमेशा मिलती है जब चाहिए जी। दूसरी बात ये उनको ध्यान में देना चाहिए। तीसरी बात ये भी ध्यान दें कि यदि एक बरसात के और दूसरी बरसात के बीच में जो अंतर है वो यदि बहुत बड़ा है, उस पर भी निर्भर करता है कि कौन सी प्रजाति का चयन करें जी। कौन सी प्रजाति किस फसल का चयन करें, साथ साथ कौन सी फसल भी चयन करें, इस पर भी निर्भर करता है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सूखा हमें किसान भाइयों को पूरा कृषि को या खेती को प्रभावित 3 तरह से करती है। एक तो यह है कि यदि समय से हमें वर्षा मिल गई तो उसमें कोई भी प्रजाति जो संस्तुत है उसको लगा सकते हैं। यदि हमें बहुत देर में यदि समय से वर्षा है तो हम धान की जहाँ धान के क्षेत्र है धान लगाएं। यदि समय से वर्षा नहीं मिला तो हमें निश्चित रूप से दलहनी फसलों का तुरंत आ जाना चाहिए। दलहनी फसलों बिल्कुल। तो उसमें जैसे उर्द है, मूंग है, ये खरीफ फसलों के लिए बता रहे हैं। फिर हम रबी में आपको फिर बताएंगे, क्योंकि रबी में जो होता है असिंचित क्षेत्रों में जो कुछ भी मॉइस्चर बचा रहता है, संचित मॉइस्चर मृदा नमी पर ही उसकी खेती की जाती है। तो अभी हम आपको केवल खरीफ मौसम की बात करते हैं, जहां तो उसमें यदि मान के चलिए कि 15 दिन से लेकर के 20 दिन या 21 दिन का यदि अंतर होता है, तो धान कोशिश करें, किसान भाइयों से निवेदन भी है कि धान की उस समय खेती नहीं करें। वो तुरंत खेती आ जाए ये रबी में, खरीफ के मौसम में मूंग पर, उड़द पर इसकी खेती, यानी कि दलहन की खेती को उस समय इनको बढ़ावा देना चाहिए, या तिलहन की खेती। तिलहन में हमारे सीसम जो है, तिल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उस पर खेती करते हैं। सोयाबीन की भी खेती कर सकते हैं, इसकी खेती कर सकते हैं। अब मैं आता हूं कि आपने जैसा कहा कि यदि हम समय से हमको वर्षा मिल गई तो हमको धान की फसल की खेती करनी है, तो 2 तरह से है। तो एक तो यह है कि ऊपर की जमीन है तो उसमें 2-3 प्रजातियां जो है हमारे पूरे
पूर्वी भारत के जो लोग हैं, जो जहाँ पर धान की खेती ऊपरवार क्षेत्र में भी की जाती है, वहाँ के किसानों के लिए निश्चित रूप से उनको एक नरेंद्र एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई प्रजाति है नरेंद्र 57 नरेंद्र NDR 97 करके है, नरेंद्र 97 करके ऐसा वैरायटी है। फिर एक नरेंद्र 118 है, फिर एक है NDR 359 जो है कि ये इरिगेटेड के लिए है जी। तो इसको नहीं लगाएंगे, मैं ये बार बार कहता हूँ। इसकी खेती यदि उनको, ये कम समय में पकने वाली है, लेकिन इसकी खेती यदि उनके पास पानी सब अच्छी मात्रा है और वो लेव लगा सकते हैं, पानी लगा करके जुताई करके, जिसको कहते हैं लेव लगाना, उसमें जो है नरेंद्र 359 की खेती करें, ये बड़ी अच्छी प्रजाति है। लेकिन मेरा ये कहना है, यदि बार बार उनसे निवेदन है कि यदि मात्रा उनको अच्छी नहीं मिल पाती है वर्षा की, तो निश्चित रूप से वो दलहनी फसलों पर आ जाए, तिलहनी फसलों पर, क्योंकि दलहनी या तिलहनी फसलों को पानी की मात्रा कम चाहिए होती इसलिए उर्द और मूंग की खेती करें। उर्द की खेती करते हैं तो टाइप 9 बहुत अच्छी वैरायटी है, उसको वो आज भी लगावें। पुरानी वैरायटी जरूर है लेकिन बहुत अच्छी है। एक वर्षा है, वो भी थोड़ी सी मूंग की वैरायटी है, उसको भी ला सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो कुछ वैरायटी है, अभी तो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मूंग की कई वैरायटी बड़ी अच्छी निकली है, लेकिन उसमें से पूसा जल कल्याणी इसमें किसानों की सबसे लोकप्रिय है। यानी कि कृषि अनुसंधान केंद्र इस बात पर भी कार्य कर रहे हैं, इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि जो वैरायटियां, जो प्रजातियां आप लोग बता रहे हैं कि किसान भाई इन प्रजातियों का चयन करें, उसके साथ साथ आप इस पर भी जोर दे रहे हैं कि कैसे उन प्रजातियों का चयन करके उत्पादकता को भी बढ़ाया जाए, यानी कि कम समय में उत्पादकता को भी बढ़ाने पर जोर दिया जाए, मतलब उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी प्रजातियां निकाली जाएं, उस पर गर्मी का, मतलब मौसम के बदलने का प्रभाव कम से कम पड़े और अधिक से अधिक टेम्परेचर में भी, मतलब अधिक से अधिक तापक्रम पर भी वो अच्छी फसल दे सके। और मैं आपको बताऊं, फसलों में ऐसा देखा गया है कि जब तापक्रम बढ़ता है तो उनकी जो पकने की अवधि वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाती है, मतलब बहुत तेजी से कुल मिलाकर के उनकी लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं, जीवन चक्र हो, बड़ी कम समय में ही कंप्लीट कर लेता, मतलब पूरा कर लेते हैं जी। तो इस तरह को ध्यान में देखते हुए तो उनकी क्या हो, फिर वो सीधे सीधे जिसको हम फोर्स्ड मैच्योरिटी कहते हैं जी। तो जो फोर्स्ड मैच्योरिटी है फसलों की वो आ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, बिल्कुल, और समय से पहले आ जाती है, समय से पहले आ जाती है। तो अब वैज्ञानिक इस चीज को हमेशा लगातार अनुभव कर रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रजातियों का अब जो है इस तरह से कुछ ऐसे जीन का प्रादुर्भाव करते हैं जो इस पर कम से कम प्रभावित हो और उनको पूरा का पूरा फसलों का जो उत्पादन वो मिल सके, ऐसा कोशिश करें। और आपके जानकारी के लिए मैं कहूं, अब हमारे पास कुछ प्रजातियां धान के में भी आ गई हैं और भी दलहनी तिलहनी में भी हैं, जो कम से कम समय में एक अच्छी पैदावार देने के में समर्थ हैं। बिल्कुल, यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर जयप्रकाश लाल जी बता रहे हैं कि किसान भाइयों को प्रजातियों का चयन करना चाहिए, प्रजातियों का चयन करके ही वो अपनी उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम कृषि अनुसंधान केंद्रों की बात करते हैं तो कृषि अनुसंधान केंद्र इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि जो प्रजातियाँ हैं उनको किस प्रकार से आगे किसानों के सामने पेश किया जाए, जिससे कम समय में वो प्रजातियाँ ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादकता दे सकें। हम इससे जुड़ी और बहुत सारी जानकारियाँ आप सभी तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अगर हम फसल की बात करें और जिस प्रकार से हम पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से जो रबी की फसल है उसकी जो उत्पादकता है वो लगातार घटती जा रही है, अब ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न है। किसान भाइयों का मैं ध्यान इस पर आकर्षित भी करना चाहता हूँ, क्योंकि रबी की जो खेती होती है वो जो कुछ भी हमें खरीफ के मौसम में या वर्षा ऋतु में जो हमें नमी रहती है, ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जयप्रकाश लाल जी से जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एवं शुष्क कृषि से और किस प्रकार की फसलों को हम जोर दे सकते हैं और किस प्रकार की फसलों को हम बढ़ावा देकर उत्पादकता में इजाफा कर सकते हैं। डॉक्टर लाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने यहाँ पर दलहनी फसलों के बारे में बता दिया, धान की फसल के बारे में बता दिया, अगर हम रबी की फसल की बात करें और जिस प्रकार से हम पिछले 2 सालों से देखते आ रहे हैं कि खराब मौसम की वजह से जो रबी की फसल है उसकी जो उत्पादकता है वो लगातार घटती जा रही है, अब ऐसे में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए?
बहुत सुंदर प्रश्न है। किसान भाइयों का मैं ध्यान इस पर आकर्षित भी करना चाहता हूँ। जी। क्योंकि रबी की जो खेती होती है वो जो कुछ भी हमें खरीफ के मौसम में या वर्षा ऋतु में जो हमें नमी प्राप्त रहती है, जी। उसी नमी को हमको संतुलित करके और प्रिजर्व जिसको कहते हैं उसको प्रिजर्व करके हमें रबी के फसलों की बुआई करनी होती है। जी। कभी कभी देखा गया है कि सितंबर मास के तीसरे सप्ताह में यदि हमको वर्षा नहीं मिली तो हमारे पास जो है हमारे खेत में नमी नहीं रह पाता है। जी। ऐसे सिचुएशन में या ऐसे परिस्थिति में किसान भाइयों को एक चीज को ध्यान देना होगा जी। कि वह यदि उनके पास हमारे यहाँ एक रिकमेंडेशन भी है कि हम वर्षा के जो वर्षा जल से अधिक मात्रा जो खेत में रह जाती है उसको हम ठीक ढंग से वहाँ से निकाल करके जो फालतू नदी नालाओं में बह जाता है उसको रोक करके एक ऐसे जगह रोके जिसको हम अंग्रेजी में वाटर हार्वेस्टिंग पांड कहते हैं। उसमें हम उस वाटर हार्वेस्टिंग पांड में उस एक्सेस जो मॉइस्चर है, एक्सेस रेनफॉल जो रनऑफ के रूप में निकल जाता है, मतलब वो बह जाता है, उस बहे हुए जल को हम एकदम खेत के निचली सतह पर कहीं भी एक गड्ढा बना करके रोके रहें और जैसा आवश्यकता पड़े जीवन दायिनी सिंचाई के रूप में उसका उपयोग खरीफ में भी कर सकते हैं और यदि खरीफ में आवश्यकता नहीं पड़ती है तो रबी की बुआई के लिए हम उसका उपयोग करें। पहला सिंचाई हम उस जो संचित हमारे पास सिंचाई की मात्रा पड़ी है उसको ले करके और ऐसे में हमारे शुष्क कृषि अनुसंधान परियोजना के तरफ विभिन्न प्रकार के पंप भी हैं का इजाद किया गया है, का आविष्कार किया गया है, जो बिल्कुल 10 मीटर से लेकर के लगभग 25-30 मीटर तक की गहराई तक के पानी उठा करके खेत की अच्छी तरह से सिंचाई कर देता है। बड़ा सस्ती भी है। बिल्कुल। तो किसान भाई इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकते हैं और इस सिंचाई करने के बाद सीधे वो जो है फसलों का चयन करें। हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे यदि असिंचित क्षेत्र है, क्योंकि शुष्क कृषि है, तो इसमें गेहूं को न लगाओ तो आधा ज़्यादा अच्छा होगा। उनको चाहिए फसलों में चयन करना है तो दलहनी और तिलहनी फसल के ही चयन करें। दलहनी में वो चने का चयन कर सकते हैं, मसूर का फसल की चयन कर सकते हैं और जो सरसों है उसकी खेती या जो अलसी है उसकी खेती कर सकते हैं। इन सब की खेती हमेशा लाभदायक मानी गई है। बिल्कुल। तो इसलिए यदि हम कहते हैं और मान लीजिए कुछ अनाज की फसल लेनी ही है तो हम जौ की खेती करें। और जौ में भी 2 तरह की जौ आ चुकी है इसमें, एक तो छिलका वाली है, एक बिना छिलके वाली है। बिल्कुल गेहूं जैसे बिना छिलके वाली जौ होती है और एक अच्छी उपज भी मिल रही है आजकल। तो जैसे बिना छिलके वाली जो जौ है उसमें जो करण 16 करके हमारे करनाल से निकली हुई है, ये बड़ी अच्छी है। इसकी खेती भी, इसकी उपज भी बहुत अच्छी है। जी, लेकिन डॉक्टर साहब अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इसका मिट्टी पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? मिट्टी में मैंने सीधे इसका संबंध जलवायु परिवर्तन से मिट्टी पर है। देखिए, पहले हम लोग जो है रबी की फसलों की बुआई जो है यदि तापक्रम ऊपर नहीं गया बढ़ा था तो हम अक्टूबर मास में धान की इधर फसल कटती थी सितंबर में, या प्रथम सप्ताह में अक्टूबर के धान की जो सीधी बुआई वाली धान की फसल थी उसको हम कटाई कर लेते थे, मड़ाई कर लेते थे और तुरंत हम जो उसमें जौ की खेती, चने की खेती, मसूर की खेती कर लेते थे बिना किसी अंतर की। तुरंत बुआई करके और खेती कर लेते। लेकिन जब से जलवायु परिवर्तन हो रहा है तब से तापक्रम के बढ़ जाने की वजह से हम उस जो मृदा तापक्रम जो चाहिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मृदा का ये तापक्रम चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। ये उसमें टेम्परेचर जो मृदा तापक्रम वो बहुत ज्यादा हो, 25 से 26-27 रहता है अक्टूबर में, और उस समय यदि हम फसल को बो देते हैं वो पूरा का पूरा जल जाता है, अंकुरण प्रभावित होता है। कभी कभी तो 10 से 15%, 20% ही केवल अंकुरण होता है। तो इस तरह से अंकुरण ही नहीं हो पाता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये तो तापक्रम का भयानक जो असर हमारे इस फसलों के जमाव पर और खेती में सीधे पड़ता है। दूसरी चीज मैं बता रहा हूं कि इतना ही नहीं होता है, ये जो तापक्रम धीमे से बढ़ा है और जनवरी मास में जो ह्यूमिडिटी है ये बढ़ जाती है और तापक्रम बढ़ा रहता है तो बहुत तेजी से रोगों का फैलाव होता है। फसलों पर सीधे सीधे जो रोगों का
प्रभाव पड़ता है। जी। तो ये तापक्रम के बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं, जिससे फसल नष्ट हो रही है। बिल्कुल। तो यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर डॉक्टर जयप्रकाश लाल जी ने बताया है कि किस प्रकार से आप कम बरसात में भी फसलों को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि जो फसलों को आप बढ़ावा देंगे उन प्रजातियों का चयन करना बहुत ही ज़रूरी है। किस प्रकार से प्रजातियों का चयन करें, कौन कौन सी प्रजातियों का आप अपना सकते हैं और उत्पादकता को बढ़ावा दे सकते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है कि पिछले 2 सालों से लगातार जो तिलहन की खेती है वो पिछड़ती जा रही है और हमें भारतीय खपत को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर होना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमें आयात पर निर्भर ना होना पड़े और हमारी जो घरेलू खपत है उसको भी हम फुलफिल कर सकें, उसके लिए यहाँ पर जिस प्रकार से आपको आइडियाज़ मिले हैं, जो तरीके बताए हैं डॉक्टर जयप्रकाश लाल जी ने, उन तरीकों को अपनाकर आप उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर जो उत्पादकता है उसमें एक अच्छा आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। डॉक्टर जयप्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये तमाम जानकारियाँ हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर।